हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी अध्याय 22। एक बार फिर उल्लू ख़त लेकर आया। हैरी, हरमाइनी अपनी घड़ी देखते हुए उसके आस्तीन खींच रही थी। हमारे पास अस्पताल लौटने के लिए 10 मिनट बचा है। हमें किसी को दिखाई नहीं देना है। 10 मिनट बाद डम्बलडोर दरवाजे पर ताला लगा देंगे। ठीक है, हैरी ने आसमान से नजरें हटाई और कहा, चलो। वे दोनों उनके पीछे बने दरवाजे से निकले, पत्थर की घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्हें नीचे आवाज़ें सुनाई दी। वो दीवार से टिककर खड़े हो गए और सुनने लगे। ये आवाज़ें स्नैप और फच की थीं, जो सीढ़ियों के पास वाले गलियारे में तेजी से आ रहे थे। स्नैप कह रहे थे, सिर्फ ये आशा है कि डम्बलडोर कोई मुश्किल खड़ी न करें। दमपिशाच ब्लैक को तत्काल चूम लेंगे। जैसे ही मैकनेयर दमपिशाचों को लेकर आएगा, वैसे ही ब्लैक के मामले में मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं दैनिक जादूगर को ये बताने के लिए कितना उत्सुक हूँ कि हमने उसे पकड़ लिया है। मुझे लगता है वो तुम्हारा भी इंटरव्यू लेंगे और जब हैरी का दिमागी संतुलन सही हो जाएगा तो उम्मीद है वो दैनिक जादूगर को बताएगा तुमने उससे कैसे बचाया था। हैरी ने अपने दांत भींच लिए जब स्नैप और फज छिपे हुए हैरी और हरमाइनी के पास से निकले। हैरी को स्नैप की कुटिल मुस्कुराहट की झलक दिखाई दे रही थी। उन लोगों के कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। हैरी और हरमाइनी ने कुछ पल का इंतज़ार किया और फिर वो उनके विपरीत दिशा में भागने लगे। उन्होंने एक सीढ़ी पार की, दूसरी सीढ़ी उतरे। वो किसी गलियारे में थे कि तभी उन्हें किसी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। पीव्स है, यहाँ अंदर आ जाओ। वे लोग सही समय पर बाएं तरफ वाले खाली क्लासरूम में घुस गए। पीव्स गलियारे में खुशी से उछल रहा था और जमकर ठहाके लगा रहा था। ओह, वो भयानक है। मैं शर्त लगा सकती हूँ वो इसलिए इतना खुश है क्योंकि दमपिशाच सीरियस को ख़त्म करने आ रहे हैं। हरमाइनी ने दरवाजे पर कान लगाकर कहा, 3 मिनट बचे हैं हैरी। उन्होंने पीव्स की हंसी की आवाज़ को दूर जाने का इंतज़ार किया। इसके बाद वो कमरे के बाहर निकले और एक बार फिर भागने लगे। हैरी ने हाँफते हुए कहा, हरमाइनी, क्या होगा अगर हम वक्त पर अंदर नहीं पहुँच पाए और डम्बलडोर ने दरवाजे पर ताला लगा दिया? मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। हरमाइनी ने अपनी घड़ी दोबारा देखी। 1 मिनट बचा है। जब वे लोग अस्पताल के प्रवेश द्वार तक जाने वाले गलियारे में पहुंचे तो हरमाइनी ने तनाव भरी आवाज़ में कहा, ठीक है, मुझे डम्बलडोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो हैरी। दरवाज़ा खुला और डम्बलडोर की पीठ दिखाई दी। डम्बलडोर ने कमरे के बाहर आकर अपना दरवाज़ा बंद किया और फिर उस पर जादू से ताला लगाने के लिए अपनी छड़ी निकाल ली। हैरी और हरमाइनी दहशत में आगे भागे। डम्बलडोर ने नजरें उठाकर देखा। उनकी लंबी सफ़ेद मूंछ के नीचे एक चौड़ी मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? काम हो गया है, सीरियस जा चुका है, हैरी ने हाँफते हुए कहा। डम्बलडोर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। शाबाश। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे भी जाने का वक्त आ गया है। अंदर जाओ, मैं ताला लगा देता हूँ। हैरी और हरमाइनी अस्पताल में घुस गए। वहाँ पर रॉन के सिवा कोई और नहीं था, जो आखिरी पलंग पर बेहोश। हरमाइनी ने काल परिवर्तक को एक बार फिर अपने दुशाले में छुपा लिया। अगले ही पल मैडम पॉम्फ्री धड़धड़ाती हुई ऑफिस से बाहर आईं। क्या वो हेडमास्टर के जाने की आवाज़ थी? क्या आप मुझे अपने मरीजों के देखभाल की इजाज़त है? वो बहुत बुरे मूड में दिख रही थी। हैरी और हरमाइनी ने इस बात में भलाई समझी कि उनकी दी हुई चॉकलेट चुपचाप खा लें। मैडम पॉम्फ्री उनके सिर पर खड़ी रहीं। वो तसल्ली कर लेना चाहती थी कि उन्होंने सचमुच चॉकलेट खा ली है, लेकिन हैरी से चॉकलेट निगली नहीं जा रही थी। वो और हरमाइनी इंतज़ार कर रहे थे। उनसे तनाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था और फिर जब उन दोनों ने मैडम पॉम्फ्री की दी हुई चौथी चॉकलेट ली तो दूर से किसी के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या हुआ? मैडम पॉम्फ्री दहशत से बोली। अब उन्हें गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी जो तेज़ होती जा रही थीं। मैडम पॉम्फ्री दरवाजे की तरफ घूर रही थी। कमाल है, इतनी तेज चिल्लाने से तो सब जाग जाएंगे। उन्हें समझ में क्यों नहीं आता वो कितना शोर मचा रहे हैं? हैरी सुनने की कोशिश कर रहा था आवाज़ें क्या कह रही थीं। वो जादू से गायब हो गया होगा सेवरस। हमें कमरे में उसकी निगरानी के लिए किसी को छोड़ना चाहिए था। जब ये खबर फैलेगी, वो जादू से गायब नहीं हुआ है। इस महल में कोई जादू से गायब नहीं हो सकता। इसका संबंध हैरी पॉटर से है। स्नैप गरजे। उनकी आवाज़ बहुत पास आ गई थी। सेवरस, होश में आओ, हैरी ताले में बंद है। अस्पताल का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुल गया। फज, स्नैप और डम्बलडोर धड़धड़ाते हुए वार्ड में आ गए। सिर्फ डम्बलडोर ही शांत दिख रहे थे। वो थोड़े खुश भी दिख रहे थे। फज
गुस्से में था और स्नैप गुस्से में पागल। सच सच बताओ पॉटर, तुमने क्या किया है? वो गरजे। प्रोफेसर स्नैप, अपने पर काबू रखें, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। देखो स्नैप, होश में आओ। इस दरवाजे पर ताला लगा था, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, फज ने कहा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं, इन्होंने ही भागने में ब्लैक की मदद की है। स्नैप चिल्लाकर हैरी और हरमाइनी की तरफ इशारा कर रहा था। उनका चेहरा विकृत था और मुंह से थूक उड़ रहा था। शांत हो जाओ, तुम बेसिर पैर की बातें क्यों कर रहे हो? फज ने कहा। आप पॉटर को नहीं जानते, ये उसी का किया धरा है, मैं सब जानता हूं, स्नैप चीखे। डंबलडोर ने शांति से कहा, बहुत हो गया सेवरस, जरा सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। 10 मिनट पहले जब मैं वार्ड से गया था तो इस दरवाजे पर ताला लगा कर गया था। मैडम पॉम्फ्री, इस दौरान ये बच्चे बिस्तर से उठकर कहाँ गए थे? कहीं नहीं, आपके जाने के बाद से मैं इनके पास हूँ, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। देखा सेवरस, जब तक तुम ये नहीं सोचते कि हैरी और हरमाइनी एक साथ 2 जगहों पर हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। स्नैप आग बबूला थे, सबको घूरते रहे। स्नैप के व्यवहार से फज सदमे में था। डंबलडोर की आंखें उनके चश्मे के नीचे चमक रही थीं। स्नैप पलटे, अपना दुशाला लहराते हुए तेजी से वार्ड से बाहर निकल गए। फज ने दरवाजे की तरफ घूरते हुए कहा, इस आदमी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। डंबलडोर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस पर निगाह रखता। अरे नहीं, दिमागी संतुलन नहीं खराब हुआ है, वो तो सिर्फ बुरी तरह निराश हुआ है, डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा। फज बोले, वो अकेला ही निराश नहीं हुआ है, दैनिक जादूगर को तो जोरदार खबर मिल गई थी कि हमने ब्लैक को घेर लिया था, लेकिन एक बार फिर वो हमारी उंगलियों से फिसल कर भाग गया है, और अब बस गरुण अश्व के भागने की कहानी और पता चल जाए तो सब मुझ पर हंसने लगेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ और मंत्रालय को खबर देता हूँ। और दमपिशाच, मुझे लगता है कि उन्हें स्कूल से हटा दिया जाएगा, डंबलडोर ने कहा। ओह हाँ, उन्हें हटाना ही पड़ेगा, फज ने परेशान होकर अपनी उंगलियां बालों में फिराते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मासूम लड़के को चूमने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो गए हैं। आज रात ही मैं उन्हें वापस अज़्काबान भेज दूंगा। शायद हमें स्कूल के प्रवेश द्वार पर ड्रैगन नियुक्त करने के बारे में सोचना चाहिए। हैग्रिड को ये बात पसंद आएगी, डंबलडोर ने हैरी और हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही डंबलडोर और फज वार्ड से बाहर निकले, मैडम पॉम्फ्री ने जल्दी से दरवाजे पर ताला लगा दिया और गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने ऑफिस में चली गई। वार्ड में दूसरे सिरे पर किसी के कराहने की आवाज़ आई। रॉन होश में आ गया था, अपना सिर मलते हुए उठ रहा था। क्या हुआ हैरी, हम यहाँ क्यों हैं? सीरियस कहाँ हैं? ल्यूपिन कहाँ गए? क्या हो रहा है? हैरी और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम ही बताओ, हैरी ने हरमाइनी से कहा और चॉकलेट खाने लगा। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी अगले दिन दोपहर को अस्पताल से बाहर निकले तो उन्हें महल लगभग वीरान मिला। परीक्षा खत्म होने और गर्म मौसम का ये मतलब था कि हर विद्यार्थी हॉग्समीड की यात्रा करने गया था। बहरहाल रॉन या हरमाइनी वहाँ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो हैरी के साथ मैदान में टहलते रहे और वो अब भी पिछली रात की असाधारण घटनाओं के बारे में सोच रहे थे सीरियस और बकबीक कहाँ होंगे। उन पर किसी की परछाई पड़ी। उन्होंने नजरें उठाकर देखा, हैग्रिड अपने पसीने भरे चेहरे को टेबल क्लॉथ जितने बड़े रुमाल से पोंछ रहा था और अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जानते हैं, पिछली रात की घटना के बाद हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब है ब्लैक फिर से भाग गया, लेकिन जरा सोचो तो सही, क्या हुआ? क्या? उन्होंने उत्सुकता का नाटक करते हुए कहा। बिकी भाग गया, वो आज़ाद हो गया। हम सारी रात जश्न मनाते रहे। ये तो बहुत बढ़िया रहा, हरमाइनी बोली। उसने रॉन की तरफ आंखें तरेर कर देखा जो हंसने वाला था। हैग्रिड ने मैदान की तरफ खुशी से देखते हुए कहा, हाँ, शायद हमने उसे ठीक से बांधा नहीं होगा। हमें आज सुबह से चिंता हो रही थी। हम सोच रहे थे कि उसे मैदान में प्रोफेसर ल्यूपिन न मिले हों, लेकिन ल्यूपिन कह रहे हैं कि उन्होंने कल रात किसी को नहीं खाया। हैरी ने जल्दी से कहा, अरे तुमने नहीं सुना? हैग्रिड बोला। उसकी मुस्कान कम हो गई। हालांकि आसपास कोई नहीं था, फिर भी उसने आवाज़ धीमी कर ली। स्नैप ने आज सुबह नाग शक्ति के सभी विद्यार्थियों को बता दिया है। उन्होंने सोचा कि अब ये बात सबको बता देना चाहिए। प्रोफेसर ल्यूपिन नरभेड़िए हैं और कल रात वो खुले मैदान में घूम रहे थे। जाहिर है
ल्यूपिन अब अपना सामान बांध रहे हैं। सामान बांध रहे हैं? क्यों? हैरी ने दहशत से कहा। स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। आज सुबह ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना का जोखिम नहीं लेना चाहते। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। उसने रॉन और हरमाइनी से कहा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है, इसके बाद भी मैं मिलना चाहता हूँ। मैं लौट कर तुम लोगों से मिलता हूँ। ल्यूपिन के ऑफिस के बाहर का दरवाज़ा खुला। ज़्यादातर सामान पैक कर चुके थे। ग्रिंडेलो का खाली टैंक उनके सूटकेस के पास रखा था जो खुला हुआ था। ल्यूपिन अपनी डेस्क पर रखी किसी चीज़ पर झुके थे। तभी उन्होंने ऊपर देखा जब हैरी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तुम्हें आते देख लिया है। उन्होंने उस चर्मपत्र की तरफ इशारा किया जिसे वो देख रहे थे। वो नक्शा था। हैरी बोला, मुझे अभी अभी हैग्रिड ने बताया आपने इस्तीफा दे दिया है। अफसोस, ये सच है। उन्होंने अपनी डेस्क के ड्रॉअर को खोलकर उसमें रखा सामान बाहर निकाला। जादू मंत्रालय को ये तो नहीं लग रहा कि आप सीरियस की मदद कर रहे थे? हैरी ने पूछा। नहीं, प्रोफेसर डम्बलडोर ने फज को विश्वास दिलाया है कि मैं तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आह भरी। सेवरस के लिए यह आखिरी झटका था। इससे उसने अपना संयम खो दिया है। मुझे लगता है कि ऑर्डर ऑफ मर्लिन न मिलने के कारण उस पर बहुत बुरा सदमा पड़ा है। इसलिए उसने आज सुबह नाश्ते की मेज पर विद्यार्थियों को ये बता दिया कि मैं नर भेड़िया हूँ। आप इसीलिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं? ल्यूपिन मुस्कुराए। कल इस समय तक माता पिता के उल्लू आने लगेंगे हैरी। वो नहीं चाहेंगे कि कोई नर भेड़िया उनके बच्चों को पढ़ाए। कल रात की घटना के बाद उनकी बात को मैं ज़्यादा अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं तुम में से किसी को भी काट सकता था। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के जितने भी टीचर्स मिले थे उनमें आप सबसे अच्छे थे। रुक जाइए, हैरी ने कहा। ल्यूपिन अपना ड्रॉअर खाली करते रहे। हैरी उन्हें रोकने के लिए कोई अच्छा सा तर्क ढूंढ रहा था। तभी ल्यूपिन ने कहा, आज सुबह हेडमास्टर ने मुझे बताया कल रात को तुमने बहुत सी जान बचाई हैरी। मुझे गर्व है। तुमने इतने कम समय में कितना कुछ सीख लिया है। मुझे अपने पितृदेव के बारे में बताओ। हैरी का ध्यान भटक गया। आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? दम पिशाचों को और कौन पीछे धकेल सकता था? हैरी ने ल्यूपिन को बताया कि क्या हुआ था। जब उसने अपनी बात पूरी की तो ल्यूपिन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे पिता जब अपना रूप बदलते थे तो वो हिरण बन जाते थे। तुम्हारा अंदाज़ा सही था, इसलिए हम उन्हें प्रॉन्क्स कहते थे। ल्यूपिन ने सूटकेस में अपनी आखिरी पुस्तक रखकर डेस्क और ड्रॉअर बंद कर दिए। हैरी की तरफ घूम गए। हैरी को अदृश्य चोगा देखते हुए कहा, ये लो, मैं कल रात इसे चीखती हवेली से उठा लाया था। उन्होंने झिझकते हुए नक्शा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, इसलिए इसे लौटाते हुए मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। ये मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे लगता है कि ये रॉन या हरमाइनी के काम आ सकता है। हैरी नक्शा लेते समय मुस्कुराया। आपने मुझसे कहा था कि मूनी, वर्मटेल, पेटफुट और प्रॉन्क्स मुझे स्कूल से बाहर निकलने का लालच देना चाहते थे। आपने कहा था कि उन्हें ये मज़ेदार लगता। निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जेम्स बहुत निराश हुआ होता अगर उसका बेटा महल से बाहर जाने वाले एक भी खुफिया रास्ते के बारे में पता नहीं लगा पाता। दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरी ने जल्दी से नक्शे और अदृश्य चोगे को जेब में रख लिया। प्रोफेसर डम्बलडोर आ गए थे। वो हैरी को देखकर हैरान नहीं हुए। रिमस, तुम्हारी गाड़ी दरवाजे पर है। धन्यवाद हेडमास्टर। ल्यूपिन ने अपना पुराना सूटकेस और ग्रिंडेलो का खाली टैंक उठाया। अच्छा, अलविदा हैरी। तुम्हें सिखाने में मुझे सचमुच मज़ा आया। मुझे विश्वास है कभी न कभी हम फिर मिलेंगे। हेडमास्टर, मुझे दरवाजे तक छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। हैरी को लगा ल्यूपिन जल्दी से चले जाना चाहते थे। डम्बलडोर ने धीरे से कहा, अलविदा रिमस। डम्बलडोर से हाथ मिलाने के लिए ल्यूपिन ने अपने ग्रिंडेलो के टैंक को थोड़ा सा खिसकाया और फिर उन्होंने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए हल्के से सिर झुकाया और ऑफिस से बाहर निकल गए। हैरी उनकी खाली कुर्सी पर बैठ गया और उदासी से फर्श को देखता रहा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा। डम्बलडोर अब भी वही खड़े थे। उन्होंने धीरे से पूछा, इतने दुखी क्यों हो हैरी? कल रात की घटनाओं के बाद तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ा, पेटिग्रू भाग गया।
हैरी ने कटुता से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ा? इससे बहुत फर्क पड़ा है हैरी। तुमने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। तुमने एक बेकसूर इंसान को एक बहुत भयंकर सजा से बचा लिया। डंबलडोर ने शांत सुर में कहा। भयंकर? ये शब्द सुनकर हैरी को कोई चीज़ याद आ गई, पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और भयंकर। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की भविष्यवाणी। प्रोफेसर डंबलडोर, कल जब मैं परीक्षा दे रहा था तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी बहुत अजीब दिखने लगी। अच्छा, तुम्हारा मतलब है जितनी वो आम तौर पर दिखती हैं उससे ज़्यादा अजीब? डंबलडोर ने कहा। हाँ, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, आंखें पलट गई थी। उन्होंने कहा, आधी रात के पहले वोल्डेमॉर्ट का सेवक उनके पास चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सेवक शक्तिशाली बनने में उसकी मदद करेगा। हैरी ने डंबलडोर को घूरा और फिर वो दोबारा सामान्य हो गई थी, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था। क्या वो सचमुच भविष्यवाणी कर रही थी? डंबलडोर थोड़े प्रभावित दिखे। तुम जानते हो हैरी, मुझे लगता है कि वो भविष्यवाणी कर रही होंगी। ऐसा कौन सोच सकता था? इसके बाद उनकी सच्ची भविष्यवाणियों की संख्या 2 हो गई है। मुझे उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हैरी ने हैरानी से डंबलडोर की तरफ देखा। वो इस बात को इतनी शांति से कैसे ले सकते थे? लेकिन मैंने सीरियस और प्रोफेसर ल्यूपिन को पेटिग्रू को मारने से रोका था। अगर वोल्डेमॉर्ट दोबारा ताकतवर बन जाता है तो ये मेरी गलती है। नहीं हैरी, काल परिवर्तक के साथ तुम्हें जो अनुभव हुए हैं, क्या तुमने उनमें से कुछ नहीं सीखा? हमारे कामों के परिणाम इतने जटिल होते हैं और इतने सारे होते हैं कि भविष्य के बारे में सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी इस बात का जीता जागता सबूत है। पेटिग्रू की जान बचाकर तुमने बहुत ही नेक काम किया है, डंबलडोर ने शांति से कहा। लेकिन अगर वो इस वजह से वोल्डेमॉर्ट को दोबारा शक्तिशाली बनाने में मदद करता है तो पेटिग्रू पर तुम्हारे जीवन दान का कर्ज है हैरी। तुमने वोल्डेमॉर्ट के पास एक ऐसा सेवक भेजा है जो तुम्हारा कर्जदार है। जब कोई जादूगर किसी दूसरे जादूगर की जान बचाता है तो इससे उनके बीच एक विशेष बंधन जुड़ जाता है, और मुझे नहीं लगता कि वोल्डेमॉर्ट ये चाहेगा कि उसका सेवक हैरी पॉटर का कर्जदार बना रहे। हैरी बोला, मैं पेटिग्रू के साथ कोई बंधन नहीं चाहता हूँ। उसने मेरे माता पिता के साथ गद्दारी की थी। हैरी, ये जादू इतना गहरा है, आसानी से समझ नहीं आता। लेकिन तुम विश्वास करो, एक समय आएगा जब तुम्हें खुशी होगी कि तुमने पेटिग्रू की जान बचाई। हैरी कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कब होगा। डंबलडोर को देखकर लगा जैसे वो जानते हैं कि हैरी क्या सोच रहा था। हैरी, मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छी तरह जानता था, हॉगवर्ट्स में भी और उसके बाद भी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने भी पेटिग्रू को बचाया होता, डंबलडोर ने बहुत नरमी से कहा। हैरी ने उनकी तरफ देखा। अगर वो डंबलडोर को बता दे तो वो हंसेंगे नहीं। कल रात को मुझे लगा था कि मेरे डैडी ने पितृदेव उत्पन्न किया है। मेरा मतलब, जब मैंने झील के उस पार खुद को देखा तो मुझे ऐसा लगा मैं उन्हें देख रहा हूँ। इस गलती का कारण समझना बहुत आसान है। मुझे लगता है तुम ये सुनते सुनते थक चुके होगे, लेकिन तुम बहुत हद तक जेम्स की तरह दिखते हो, सिवाय तुम्हारी आंखों की। तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ जैसी हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया। उसने बुदबुदा कर सोचा, ये सोचना मूर्खता थी कि वो डैडी हो सकते हैं। मेरा मतलब, मैं जानता हूँ कि वो मर चुके हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वो मरने के बाद हमें छोड़कर चले जाते हैं? तुम्हें लगता है कि बहुत मुश्किल के समय छोड़कर हम उन्हें बहुत स्पष्टता से याद नहीं करते? हैरी, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर जीवित हैं, और जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वो तुम्हें नजर आए, वरना तुम वो विशिष्ट पितृदेव उत्पन्न नहीं कर सकते थे। फ्रॉन्क्स कल रात को एक बार फिर मैदान में घूम रहा था। हैरी को डंबलडोर की बात समझने में समय लगा। सीरियस ने कल रात मुझे बताया कि वो लोग इच्छाधारी नर पशु कैसे बने। बहुत बड़ी बात है। मुझसे छिपा कर रखना कोई कम बड़ी बात नहीं थी। और फिर मुझे याद आया कि चील घात वाले मैच में जब तुम्हारे पितृदेव ने मेलफॉय पर हमला किया था तो उसका रूप कितना असाधारण था। हैरी, तुमने कल रात अपने पिता को देखा था, वो तुम्हारे भीतर थे। इतना कहकर डंबलडोर वहाँ से चले गए। जिस रात सीरियस, बगबीक और पेटिग्रू गायब हुए थे, उस रात क्या हुआ इसकी सच्चाई हॉगवर्ट्स में कोई नहीं जानता था, सिवाय
हैरी, रॉन, हरमाइनी और प्रोफेसर डम्बलडोर के। जब छुट्टियों का समय करीब आने लगा तो हैरी ने उस रात की घटनाओं के बारे में कई अनुमान सुने थे, लेकिन उनमें से कोई भी सच के करीब नहीं था। मेलफॉय बकबीक के कारण गुस्सा था। इस दौरान पर्सी वीजली सीरियस के भागने के बारे में कुछ कहना चाहता था। अगर मैं मंत्रालय पहुंच गया तो मैं जादुई कानून परिपालन में बहुत से संशोधन करना चाहूँगा। उसने एकमात्र उस व्यक्ति को बताया जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी, उसकी गर्लफ्रेंड पेनिलोप क्लियरवाटर। मौसम आदर्श था और माहौल खुशनुमा था। हैरी जानता था कि सीरियस को आज़ाद कराकर उसने असंभव काम किया है, लेकिन मन उदास था। प्रोफेसर ल्यूपिन के जाने से सिर्फ उसको ही दुख नहीं हुआ था। गुप्त कलाओं से रक्षा की हैरी की पूरी क्लास उनके इस्तीफे से दुखी थी। अगले साल क्या पता कौन पढ़ाएगा, सीमस वेनिगर ने उदासी से कहा। डीन थॉमस उत्साह से बोला, शायद कोई खून पीने वाला पिशाच। सिर्फ प्रोफेसर ल्यूपिन के जाने के कारण ही हैरी उदास नहीं था। वो प्रोफेसर ट्रिलोनी की भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था पेटिग्रू कहाँ होगा। वो सोच रहा था कि उसे अब फिर से डजली दंपत्ति के साथ रहना पड़ेगा। शायद आधे घंटे के लिए, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय था, उसे ये विश्वास हो गया था कि वो अब सीरियस के साथ रहेगा, जो उसके माता पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। अपने पिता के साथ रहने के बाद शायद यही सबसे अच्छी बात होती। हालांकि सीरियस की कोई खबर न मिलना अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि वो सफलतापूर्वक छिप गया है। लेकिन हैरी इस बात पर दुखी था कि उसे एक घर मिल सकता था और अब ये असंभव है। टर्म के आखिरी दिन परीक्षा के परिणाम आए। हैरी, रॉन और हरमाइनी हर विषय में पास हो गए थे। हैरी इस बात पर हैरान था कि वो जादुई काढ़े में कैसे पास हो गया। उसे लग रहा था डम्बलडोर ने बीच में पढ़कर स्नैप को जानबूझकर उसे फेल करने से रोका होगा। पिछले हफ्ते से स्नैप हैरी से बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। पर्सी को NEWT में सबसे ऊंचा ग्रेड मिला था। फ्रेड और जॉर्ज को भी कुछ OWL मिल गए थे। इस दौरान गरुण द्वार लगातार तीसरे साल हाउस चैंपियनशिप जीत गया था। इसमें क्विडिच कप की जीत का काफ़ी बड़ा योगदान था। इसका मतलब ये था कि साल के अंत में होने वाले जश्न की सजावट लाल सुनहरे रंगों से हुई। इस जश्न के दौरान गरुण द्वार की टेबल पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा हुआ था। हैरी जश्न के दिन हंसते हंसते खाता पीता रहा और बातें करता रहा। खुशी के माहौल में वो भूल गया था कि अगले दिन उसे डर्सली दंपत्ति के पास रहने जाना है। अगले दिन सुबह जैसे ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर निकली, हरमाइनी ने हैरी और रॉन को एक आश्चर्यजनक खबर दी। आज सुबह नाश्ते से ठीक पहले मैं प्रोफेसर मैगोनिगल से मिलने गई थी। मैंने मगलुओं का अध्ययन विषय छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन तुम्हें तो परीक्षा में 320% अंक मिले हैं, रॉन ने कहा। हरमाइनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना तनाव नहीं झेल सकती। काल परिवर्तक मुझे पागल कर रहा था। मैंने उसे लौटा दिया है। मगलुओं का अध्ययन और ज्योतिष के बिना मेरा टाइम टेबल सामान्य हो जाएगा, रॉन ने शिकायत करते हुए कहा। मुझे अब भी यकीन नहीं होता, तुमने हमें इस बारे में नहीं बताया था। हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने वादा किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। ओह हैरी, खुश हो जाओ, हरमाइनी दुखी स्वर में बोली। मैं ठीक हूँ, बस छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। हैरी, तुम हमारे घर आकर रह सकते हो। मैं मम्मी डैडी से तय करके तुम्हें सब बता दूंगा। अब मैं जानता हूँ कि फेलिटोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टेलीफोन, रॉन, सच्ची तुम्हें अगले साल मगलुओं का अध्ययन विषय लेना चाहिए, हरमाइनी ने कहा। रॉन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गर्मी में क्विडिच वर्ल्ड कप होने वाला है, उसे देखने के लिए क्या विचार है हैरी? तुम हमारे यहाँ रहना, हम वर्ल्ड कप देखने चलेंगे। डैडी को आमतौर पर ऑफिस से टिकट मिल जाते हैं। इस प्रस्ताव ने हैरी को खुश कर दिया। काफ़ी खुशी महसूस करते हुए हैरी ने रॉन और हरमाइनी के साथ एक्सप्लोडिंग स्नैप खेला। जब चाय की ट्रॉली वाली जादूगरनी आई तो उसने बहुत सी चीज़ें खरीदी, लेकिन एक भी चॉकलेट नहीं ली। लेकिन दोपहर के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे वो सचमुच खुश हो गया। हैरी, हरमाइनी अचानक उसके कंधे के पीछे से झांकते हुए बोली, तुम्हारी खिड़की के बाहर क्या है? हैरी बाहर देखने के लिए पलटा। खिड़की के कांच के बाहर कोई बहुत छोटी भूरी चीज मंडरा रही थी। उसे अच्छी तरह देखने के लिए वो उठा। बाहर एक छोटा सा उल्लू था जिसके चोंच में चिट्ठी थी जो उसके हिसाब से बहुत बड़ी थी।
दरअसल उल्लू इतना छोटा था कि वो हवा में हिचकोले खा रहा था और ट्रेन के धुएं से इधर उधर डगमगा रहा था। हैरी ने तत्काल खिड़की खोलकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसने रोएदार सुनहरी गेंद पकड़ ली हो। उसने सावधानी से उल्लू को खिड़की के अंदर किया। उल्लू ने अपनी चिट्ठी हैरी की सीट पर टपका दी और कंपार्टमेंट में चारों तरफ उड़ने लगा। अपना काम पूरा करने के बाद वो बहुत खुश नजर आ रहा था। हेडविग ने गरिमापूर्ण अप्रसन्नता से अपनी चोंच कटकटाई। क्रुकशैंक्स अपनी सीट पर बैठकर अपनी बड़ी पीली आंखों से उल्लू को देखती रही। रॉन ने जब ये देखा तो उसने उल्लू को क्रुकशैंक्स की पहुंच से दूर करते हुए अपने हाथ में ले लिया। हैरी ने चिट्ठी उठाई, उस पर उसी का नाम लिखा था। उसने लिफाफा फाड़ा और चिल्लाया, सीरियस की चिट्ठी है। क्या? रॉन और हरमाइनी ने रोमांचित होकर पूछा। जोर से पढ़ो। प्रिय हैरी, मुझे आशा है कि तुम्हें ये चिट्ठी अपने अंकल आंटी के घर पहुंचने से पहले मिल जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें उल्लुओं के डाक की जानकारी है या नहीं। बकबीक और मैं छिप गए हैं। कहाँ छिपे हैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चिट्ठी गलत हाथों में पड़ सकती है। मुझे उल्लू पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन आसपास के उल्लुओं में यही सबसे अच्छा था और वो इस काम को करने के लिए उत्सुक दिख रहा था। मुझे विश्वास है कि दमपिशाच अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं पकड़ सकते। मैं ये योजना बना रहा हूँ कि मैं हॉगवर्ट्स से दूर कुछ मगलुओं को दिख जाऊँ जिससे महल की सुरक्षा हटा ली जाए। एक ऐसी बात है जो मैं तुम्हें अपनी छोटी सी मुलाकात के दौरान नहीं बता पाया। मैंने ही तुम्हें फायर बोल्ट भेजी थी। ओहो, हरमाइनी ने विजय के अंदाज में कहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी ने भेजी है। हाँ, लेकिन उसने उस पर जादू टोना नहीं किया था, है ना? रॉन बोला। औच! छोटा उल्लू उसके हाथ पर बैठा बैठा खुशी से चीख रहा था। वो उल्लू प्यार का इजहार करने की कोशिश में अपनी चोंच से रॉन की एक उंगली काट चुका था। क्रुकशैंक्स उल्लू ऑफिस तक ऑर्डर लेकर गई थी। मैंने ग्राहक की जगह पर तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन ग्रिंगॉट की तिजोरी नंबर 711 से गैलियन निकालने का निर्देश किया था, जो मेरी तिजोरी है। इसे अपने गॉडफादर की तरफ से अपने 13 जन्मदिनों का इकट्ठा तोहफा मान लेना। मुझे उस बात के लिए भी माफ़ी मांगनी है जब उस रात मैंने तुम्हें डरा दिया था, जब तुमने अपने अंकल का घर छोड़ा था। मैं उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करने से पहले सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है मुझे देखकर तुम दहशत में आ गए थे। मैं इस पत्र में तुम्हारे लिए कुछ और भेज रहा हूँ, जिससे मुझे लगता है हॉगवर्ट्स में तुम्हारा अगला साल ज़्यादा सुखद हो जाएगा। अगर तुम्हें मेरी कभी ज़रूरत हो तो चिट्ठी भेज देना। तुम्हारा उल्लू मुझ तक पहुँच जाएगा। मैं जल्दी ही दूसरी चिट्ठी लिखूंगा। सीरियस। हैरी ने उत्सुकता से लिफाफे के अंदर देखा। उसमें एक चर्मपत्र था। उसने उसे जल्दी से पढ़ा। उसे पढ़ते ही उसके शरीर में अचानक इतनी गर्मी और सुख की लहर दौड़ गई जैसे उसने गर्म बटरबियर की पूरी बोतल एक ही घूंट में पी ली हो। मैं सीरियस ब्लैक, हैरी पॉटर का गॉडफादर, उसे सप्ताहांतों में हॉग्समीड जाने की अनुमति देता हूँ। डंबलडोर के लिए ये काफ़ी होगा। हैरी ने सीरियस की चिट्ठी की तरफ देखते हुए खुशी खुशी कहा। रुको, कुछ और भी लिखा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त रॉन इस उल्लू को रखना चाहेगा क्योंकि मेरे कारण उसका चूहा चला गया है। रॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। उल्लू अब भी रोमांचित होकर चीख रहा था। उसने अनिश्चितता से कहा, इसे रख लूं? उसने एक पल के लिए उल्लू को गौर से देखा और फिर हैरी और हरमाइनी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसने उल्लू को क्रुकशैंक्स की तरफ सूंघने के लिए बढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है, उल्लू ही है ना? रॉन ने बिल्ली से पूछा। क्रुकशैंक्स ने पूंछ हिलाई। तब तो ये उल्लू मेरे लिए सही है, रॉन ने खुशी से कहा। ये मेरा है। हैरी ने किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचने तक सीरियस की चिट्ठी बार बार पढ़ी। जब रॉन, हरमाइनी और हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बैरियर से बाहर निकल रहे थे तो उसने चिट्ठी अपने हाथ में कसकर पकड़ रखी थी। हैरी ने तत्काल वर्नन अंकल को देख लिया। वो मिस्टर वीजली और मिसेस वीजली से काफ़ी दूर खड़े होकर उन्हें शक भरी निगाह से देख रहे थे।
जब मिसेस वीजली ने हैरी को गले से लगाया तो उनका शक यकीन में बदल गया। जब हैरी ने रॉन और हरमाइनी से विदा ली तो रॉन चिल्लाकर बोला, मैं वर्ल्ड कप के बारे में फोन करूंगा। फिर हैरी ने वर्नन अंकल की तरफ ट्रॉली धका दी जिस पर उसका संदूक और हेडविग का पिंजरा रखा था। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह इस बार भी गुर्रा कर उसका स्वागत किया। वो क्या है? वो गुर्रा कर उस लिफाफे की तरफ देख रहे थे जिसे हैरी अब भी अपनी मुट्ठी में पकड़े था। अगर मुझसे किसी फॉर्म पर साइन कराना चाहते हो तो भूल जाओ। ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरे गॉडफादर की चिट्ठी है, हैरी ने खुशी से कहा। गॉडफादर? वर्नन अंकल के होश उड़ गए। तुम्हारा कोई गॉडफादर नहीं है। है, बिल्कुल है। वो मेरी मम्मी डैडी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो एक खूनी है जिन्हें जादूगरों की जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो जेल से भाग निकले हैं और इस समय छिपे हुए हैं, हैरी ने उत्साह से कहा। वो मुझे चिट्ठी लिखते रहते हैं और मेरी खबर लेते रहते हैं और ये पता करते रहते हैं कि मैं खुश तो हूँ। वर्नन अंकल के चेहरे पर दहशत देखकर हैरी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपने सामने हेडविग के पिंजरे को खड़खड़ाते हुए स्टेशन के दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो सोच रहा था, इस बार गर्मी की छुट्टियाँ पिछली बार से अच्छी रहेंगी।